डॉक्साइलामिन सक्सिनेट की बात करते हैं। देखो डॉक्साइलामिन सक्सिनेट के वेरियस एक्शंस होते हैं, हर एक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि डॉक्साइलामिन सक्सिनेट इज अ पायरिडीन डेरिवेटिव ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इनमें क्या होगा सर, पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात करें तो इनमें होगा कुछ ना कुछ सिडेटिव एक्शन, यानी कि ये सिडेशन हमें कॉज करेंगे कुछ हद तक। दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो इट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकेज हमने पढ़ लिया, तो ये कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेंगे हमारे H1 रिसेप्टर को और बहुत सारे ऐसे एक्शन को कंट्रोल करेंगे जो कि हमारे H1 रिसेप्टर से स्टिमुलेट होते हैं। अब वो एक्शन कौन कौन से होते हैं सर, एलर्जी कॉज होती है, उस चीज को ये क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे। सर एनाफिलैक्टिक रिस्पांस देखने को मिलता है, इस चीज को भी ये प्रिवेंट कर देंगे। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है, इन दोनों ही चीज को ये क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। तो देखो पॉइंट यहां से पढ़ लेते हैं, इट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक द H1 रिसेप्टर and control the allergic, anaphylactic response, bronchoconstriction, vasodilation and increased capillary permeability, spasmodic contraction and gastrointestinal smooth muscle caused by histamine action on bronchial and gastrointestinal smooth muscles। ठीक है, यानी इन सभी एक्शंस को ये क्या करेंगे, कंट्रोल करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो डॉक्सिलामिन सक्सिनेट आल्सो प्रिवेंट्स द पेन, इचिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंड्यूस्ड बाय हिस्टामिन। कई बार आप देखते हैं इनको हम दांत खाद खुजली के लिए भी डॉक्सिलामिन सक्सिनेट हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डॉक्सिलामिन सक्सिनेट में हमारे पास एक तरफ बेंजीन रिंग होती है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है जो कि एक कॉमन कार्बन से जुड़ी होती है जिसमें एक मीथेन जुड़ा होता है। फिर ये ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हुए हमारे दो इथाइल ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन टर्मिनल एटम पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं और इनके साथ हमारी सक्सिनेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। अब इनके फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंथेसिस जो होती है, इनके सिंथेसिस से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ है। चलो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्सिलामिन सक्सिनेट, इनको डीएस करके आप लर्न कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे 2 एसिटिल पायरिडीन व्हेन रिएक्ट्स विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ देखो 2 एसिटिल पायरिडीन यानी कि इनके 1 और 2 पे जो हमारे एसिटिल पायरिडीन, इसको देखो अगर हम ऐसे मार्क कर दें तो 2 एसिटिल पायरिडीन व्हेन रिएक्ट्स विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ये जब इनसे रिएक्ट करेगा तो दिस विल फॉर्म अ कंपाउंड, दिस विल फॉर्म अ कंपाउंड जो कि क्या होगा, जिसमें एक तरफ बीच में क्या होगा, सेंट्रलाइज में कार्बन होगा और इनके एक तरफ क्या होंगे, हमारे पास बेंजीन रिंग होंगे और दूसरी तरफ नाइट्रोजन कंटेनिंग एक रिंग होगी जो कि हमारी पायरिडीन रिंग होती है। एंड दूसरी तरफ क्या होगा सर, हमारे पास एक मिथाइल और एक हमारे पास OH ग्रुप वहां पे जुड़ा होगा। ठीक है, अब इनसे हम रिएक्ट कराएंगे डाइमिथाइल अमीनो इथाइल क्लोराइड। अब डाइमिथाइल अमीनो इथाइल क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इट फॉर्म्स डॉक्सिलामीन और डॉक्सिलामीन को फिर हम आगे से इसको सक्सिनेट से रिएक्शन करा देंगे तो डॉक्सिलामीन सक्सिनेट बन जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको यहीं तक ही नोट करेंगे, देखो यहां तक ही आप इसको नोट करेंगे और यहां तक ही आप इनको चाहे तो यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए जब भी अगर आपको ज्यादा मार्क्स शुरू करना, देखो कई बार होता है एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हम चीजों को शॉर्ट करते हैं, तो जब चीजों को शॉर्ट करना हो आप थोड़े आगे से स्टार्ट कर लो, लेकिन जब आपको पता है आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपको पूरे स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट करना है, आपको सिंथेसिस और हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए चलना है, हर एक स्टेप को आपको बताते हुए चलना है, उसके नीचे उनके बारे में इन राइटिंग आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि व्हेन 2 एसिटिल पायरिडीन रिएक्ट विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड, यहां पे इस कंपाउंड को आप नाम लिखेंगे या इस कंपाउंड को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद हमारा डाइमिथाइल अमीनो इथाइल क्लोराइड इट फॉर्म्स द डॉक्सिलामिन सक्सिनेट और यहां पे आप पूरा डॉक्सिलामिन सक्सिनेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। 2 स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा लेकिन आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं तो डॉक्सिलामिन शोज एंटी हिस्टामिनिक एंड सेडेटिव इफेक्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एंड एंटागोनिस्ट ऑन H1 रिसेप्टर, इट आल्सो स्लाइटली एंटागोनाइजेस द मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ठीक है, यूजेस की बात करें इट रिलीव्स द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, हे फीवर एंड कॉमन कोल्ड। अगर ये नहीं दिख रहा तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, इट रिलीव्स स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आईज, हाइव्स एंड स्किन रैशेज एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन इंसोमिया यानी कि नींद ना आने के केस में भी इनको यूज करते हैं, रैशेज में यूज करते हैं, वाटरी आईज, रनिंग नोज, कॉमन कोल्ड, ये सब चीजों में भी इनको यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इट इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग द मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है सर, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उनको नॉजिया, वॉमिटिंग इस तरीके की चीजें फील होती हैं, तो यहाँ पे इनको मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी हम इनको यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमेस्टीन फ्यूमरेट। क्लेमेस्टीन फ्यूमरेट इज अ फ्यूमरिक एसिड सॉल्ट ऑफ क्लेमेस्टीन, इट इज एंटीहिस्टामिनिक हैविंग एंटी मस्करेनिक एंड मॉडरेट सेडेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इट इज यूज्ड फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एलर्जी कंडीशन, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, कंजक्टिवाइटिस, प्रूराइटिस यानी कि सीवियर इचिंग एंड अदर स्किन कंडीशंस के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। देखो सीधी सी बात करें दांत खाद खुजली और साथ ही साथ हम इनको कंजक्टिवाइटिस में भी यूज करते हैं। ठीक है,
बाकी जितने भी हमारे H1 कहीं पे भी आपको अगर H1 देखने को मिल जाए या हमारे किसी भी तरीके के H1 फर्स्ट जनरेशन हो चाहे सेकंड जनरेशन हो, आप इतना याद रखोगे एलर्जिक कंडीशन में हम इनको यूज करेंगे। किसी भी तरीके के एलर्जिक कंडीशन में इनको आराम से यूज कर सकते हैं, अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी से हो, हमारे स्किन से हो, दांत खाद खुजली के लिए हो, आर्टिकुलेरिया हो, प्रोराइटिस हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इट इज H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड एंटी एलर्जिक एजेंट, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट एंड एन एंटी प्रोराइटिक एजेंट। देखो इन्हीं चीजों को दोबारा से हम लिखे हुए हैं ताकि आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर आप यहां से देख सकते हो, इन स्ट्रक्चर को आप मार्क करना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जितने पिछले दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें भी आपको ड्रॉ करना है। देखो सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम और स्ट्रक्चर एक पेज पे बना लो और फिर उनको लगातार 3 पेज पे बनाओ, जिससे क्या होगा, आपको एक कंपैरिजन स्टडी मिल जाएगा और आप उनको कंपेयर करते हुए स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब तो आइए अब सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। देखो सिंथेसिस में देखा जाए तो यहां पे सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा कि व्हेन पी क्लोरो एसिटोफिनॉन रिएक्ट्स विथ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो हमें एक सिमिलर कंपाउंड मिलेगा जो कि हमें पहले भी एक बार मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे एक कॉमन कार्बन है। अब इस कॉमन कार्बन से एक तरफ हमारे बेंजीन जुड़े हुए हैं और एक तरफ है हमारे क्लोरोबेंजीन, और दूसरी तरफ हमारे पास मिलेंगे एक मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर जब इनमें हम एक कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे फर्दर, जो कि एक साइक्लिक रिंग है, 5 साइक्लिक रिंग विथ अ नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है हमारे पास मिथाइल। अब इस मिथाइल के बाद इसी रिंग पे यानी कि इनके फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है सर, CH2CH2Cl यानी कि 1 क्लोरो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे, देखो अब यहाँ पे इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा सर, क्लेमेस्टीन मिल जाता है। होना कुछ नहीं है, यहाँ से एक हम H को रिमूव करेंगे और इन OH के थ्रू हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखो यहाँ से इन्हीं OH के थ्रू क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से यहाँ से इन क्लोरीन को और इन H को निकाल दो। देखो चलो मैं निकाल के दिखा लेता हूँ, यहाँ से ये H और यहाँ से ये क्लोरीन, ये दोनों को निकाल दो और इन दोनों को ऐसे ही ऐड कर दो। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं और सीधे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो यहाँ तक ये पहला स्ट्रक्चर और यहाँ से ये दूसरा स्ट्रक्चर, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, फिर ऐड हो जाएंगे और इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे सर, क्लेमेस्टीन कहने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इनके मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को आपको दोबारा से बनाना है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक बार के देखने से बिल्कुल याद नहीं होने वाला, ना ही एग्जाम के एक दिन पहले खोलने पे याद होने वाला है। लगातार प्रैक्टिस चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्लेमेस्टीन इज अ सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट। चलो कुछ और बातें कर लेते हैं कि जब भी आपको लगता है आपके घर में या आपके किसी सिचुएशन में कि कभी सर हमें सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, तो सबसे प्रोमिनेंट ड्रग आप कौन सी यूज़ करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आप कौन सी यूज़ करते हो, या फिर आप कभी मेडिकल स्टोर पे या भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको सबसे फ्रीक्वेंटली कौन से डोज या ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, ये आपको देखने के बाद आपको उसका मैकेनिज्म जान लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ज़्यादातर ड्रग्स में आप देखोगे कि आपको मोंटेल्यूकास लेवोसिट्रिजीन, आपको लोराटिडीन, आपको डाइफेनहाइड्रामीन और आपके कफ सिरप में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स मिल जाएंगे जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में आती है तो हम आगे इस चीज़ को जब हम अप्लाई करेंगे, कभी भी आपसे कभी आपके घर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कभी भी ड्रग्स को देख के डरोगे नहीं कि इसको देने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये होता है सर आपके फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री और पूरी फार्मेसी को पढ़ने का फ़ायदा। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसको सर अप्लाई कहाँ करना है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप पढ़ने के बाद 100% अपनी पूरी नॉलेज अप्लाई कर सकते हो किसी भी फील्ड, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो चलो ये छोटी सी बात थी जो शेयर करनी थी। अब आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्लेमेस्टीन इज अ सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट। ये क्या है सर, सेलेक्टिवली H1 रिसेप्टर को क्या करता है, एंटागोनाइज करता है, और किसी भी रिसेप्टर से इसको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H1 रिसेप्टर को ये क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा। इट बाइंड्स टू H1 रिसेप्टर एंड ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ये क्या करेगा, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा, जिससे हिस्टामिन आगे काम नहीं कर पाएगा, thus temporarily relieving the negative symptoms and caused due to histamine। यानी कि जो भी नेगेटिव सिम्टम्स है, नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब ऐसे सिम्टम्स जो हमारे लिए प्लेजेंट नहीं है, ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, जिनमें जो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, इन सिम्टम्स को हम नेगेटिव सिम्टम्स कह रहे हैं। और ये नेगेटिव सिम्टम्स किसकी वजह से आ रहे हैं, हिस्टामिन की वजह से आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इन्हीं हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगा, और हिस्टामिन जिधर ब्लॉक हुआ उधर ये सिम्टम्स आने बंद हो गए। ठीक है,
बात क्लियर हो गई। अब यूजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट यूज कहता है इट इज यूज फॉर रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। सर एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में हमें स्नीजिंग देखने को मिलती है, राइनोरिया देखने को मिलता है, प्लूराइटिस देखने को मिलती है एंड एक्रीमेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज यूज इन मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड एलर्जिक स्किन कंडीशंस ऑफ अर्टिकेरिया एंड एंजियोएडिमा। तीसरी बात करें, इट इज यूज्ड एज सेल्फ मेडिकेशन फॉर टेम्पररी रिलीफ ऑफ कॉमन कोल्ड। ठीक है, यानी कि इनको कई बार हम खुद से ही ले लेते हैं, जिससे हमारे जो कॉमन कोल्ड का जो सिम्टम्स है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट ड्रग की शुरुआत करते हैं, दैट इज डाइफेनिल पायरलिन हाइड्रोक्लोराइड। देखो नाम बहुत सिमिलर हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त बहुत ही सावधानी बरतेंगे। Diphenylpyrrolene is an antihistaminic used for treating allergy by competing with histamine binding to H1 receptor site found on the effector cell। देखो सबकी सेम कहानी है, सब क्या कर रहे हैं, हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टिवली ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी की कहानी यही है और सब कहाँ यूज हो रहे हैं सर, एलर्जी में। ठीक है, अब देखो इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है सर, एक कॉमन कार्बन है। इस कॉमन कार्बन से हमारे पास एक तरफ बेंजीन है, दूसरी तरफ भी बेंजीन है, और फिर जुड़ा हुआ है हमारे किससे, एक ऑक्सीजन से, जो कि हमको कनेक्ट करता है एक साइक्लिक रिंग से विच हैज अ नाइट्रोजन टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है, तो जहां भी हाइड्रोक्लोराइड वहां पे डॉट HCl। बात याद रखेंगे, जिधर भी हाइड्रोक्लोराइड वहां पे डॉट HCl। मैकेनिज्म की बात करें तो डाइफेनिल Pyrrolene is used for treating allergy, competes with histamine for binding on the H1 receptor on effector cells. After binding, it suppresses the histamine effect, thus causing temporary relief of allergic symptoms. Uses वही हैं, allergic rhinitis, hay fever and skin allergic disorders में हम इनको यूज करते हैं। अब बात आ गई ट्रिपेलेनामीन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे भी HCl आएगा क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है। ट्रिपेनोलामीन का स्ट्रक्चर बाकी जो बचा हुआ वो है। ठीक है, तो ट्रिपेनोलामीन इज एन इथाइल एनिडीमीन डेरिवेटिव हैविंग एंटीहिस्टामिनर्जिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इथाइल Na डाईएमीन, इसको आप याद रखेंगे। देखो यहां तक क्या है, इथाइल इन डाईएमीन। अब ये स्ट्रक्चर ही हमको, ये नाम ही हमको इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है सर, इथाइल है और डाईएमीन है। तो डाईएमीन का मतलब क्या हो गया सर, दो अमाइन ग्रुप है। देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, और फिर ये क्या है सर, हमारे इथाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया सर, हमारा इथाइल ग्रुप हो गया। और क्योंकि इनमें क्या है सर, इनके साथ ही साथ और भी बहुत से कॉन्जुगेशन है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं।